Students, today once again we welcome you on online classes of standard 10, and this will be the part 2 of power sharing. In last class I have taught you about the power sharing and given the example of two countries of the world. The first was the Belgium and the second was Sri Lanka. In Belgium, in last class, I have described about the Belgium's condition. बेल्जियम को दो पार्ट में बांटा गया, वालोनिया रीजन एंड द फ्लेमिश रीजन, और वहां पे दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटी रहते थे, डच और फ्रेंच. तो डच और फ्रेंच, उसमें फ्रेंच की कम्युनिटी की पॉपुलेशन अधिक थी, 49%, 59%, एंड द फ्रेंच पॉपुलेशन वी लेस देन द डच, ऑलमोस्ट 40%. उसी तरह श्रीलंका में भी हमने पढ़ाया आपको कि वहां की जो कम्युनिटी, वहां की जो एथनिक कंपोजिशन था, पॉपुलेशन कंपोजिशन, वह था सिंगला और इंडियन तमिल्स और कुछ मुस्लिम्स थे. इस दोनों चैप्टर का, इस दोनों टॉपिक का और इस दोनों कंट्री का एग्जांपल देने का मतलब था कि किस तरह पावर शेयरिंग करने के बाद और पावर शेयरिंग नहीं करने के बाद इतनी वायलेंस होता है कंट्री में और गवर्नमेंट स्मूथली रन नहीं कर पाता है. अगर किसी कंट्री में पावर का शेयरिंग हो जाता है तो वहां पे इतनी वायलेंस नहीं होते हैं, सिविल वार नहीं होते हैं. सो दैट टू रन द कंट्री स्मूथली देयर इज ए नीड ऑफ पावर शेयरिंग. अब हमें इसके पार्ट 2 में पढ़ना है, फिर दोनों एग्जाम्पल के साथ में. और फर्स्ट देखिए श्रीलंका में क्या पॉलिसी अपनाया गया और बेल्जियम में क्या पॉलिसी अपनाया गया पावर शेयरिंग से जुड़ा हुआ. श्रीलंका में मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाया गया. मेजोरिटेरियन पॉलिसी मीन्स होता है जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन अधिक होती है उसके सपोर्ट में गवर्नमेंट वहां काम करती है, और जिसकी पॉपुलेशन कम होती है उसके ऊपर जिसकी पॉपुलेशन अधिक होती है डोमिनेंट हो जाते हैं. श्रीलंका में सिंगला जो वहां के नेटिव पीपल थे उनकी पॉपुलेशन अधिक थी. उनका पॉपुलेशन 74% था. सिंगला का पॉपुलेशन 74% था और वो रेस्ट जो वहां कम्युनिटी थी, इंडियन तमिल्स एंड द श्रीलंकन तमिल्स, उस पर वो डोमिनेट थे. श्रीलंका गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस मिला 1948 में, और वहां की सुपरमेसी, सिंगला कम्युनिटी ने अपने आप को सुपरमेसी एस्टेब्लिश किया ऑन द अदर कम्युनिटी. अदर कम्युनिटी मीन्स इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स एंड द मुस्लिम्स. जो सिंगला कम्युनिटी थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और जो इंडियन तमिल्स थे दे वर फॉलोइंग द हिंदू रिलीजन. 1956 में श्रीलंका में इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में सिंगला लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया, सिंगला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में. यहां ये कहना है कि सिंगली लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दिया गया, एंड एवरीवेयर इन द श्रीलंकन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ओनली द सिंगली लैंग्वेज. मीन्स इन द यूनिवर्सिटीज, इन द डिफरेंट एग्जामिनेशंस, colleges, high schools, everywhere they have adopted the language Singla, or also adopted the preferential policy. They have given the preference to only the Singli people. They have given the preference to only the Singli language, and they have totally denied the Tamil language
or they have totally denied the Indian Tamils. In the Constitution of Sri Lanka, it was mentioned, it was written that the Constitution will only safeguard the religion Buddhism. केवल बुद्धिज्म की वो मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, और तमिल और हिंदुइज्म या फिर वहां जो इंग्लिश थे, उर्दू, मुस्लिम लैंग्वेज थे, इस्लामिक थे, उनको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस कारण से वहां जो इंडियन तमिल्स थे, दे फेल डिटैचमेंट, अपने आप को अलग महसूस करने लगे, आइसोलेशन फील करने लगे, डिटैचमेंट फील करने लगे, सेपरेटेड फील करने लगे। उनमें एक प्रकार से इन्फिनिटी की कॉम्प्लेक्स आने लगी। उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जाने लगा। ऑल द पॉलिटिकल राइट हैज बीन गिवन टू द सिंगली कम्युनिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब में उनको मौका नहीं दिया जाने लगा। दे हैव बीन नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर द डिफरेंट जॉब्स इन द श्रीलंका। जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी जॉब्स आते थे, जो भी पॉलिटिकल राइट था, वो टोटली बुद्धिज्म को दिया गया, या आप कह सकते हैं सिंगली कम्युनिटी को प्रोवाइड किया गया। इसके अगेंस्ट में, और आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन तमिल्स और नेटिव तमिल्स, दे वेयर concentrated in the northern and the eastern part of Sri Lanka. There were two important places, the Jaffna and the Batticaloa in the Sri Lanka, totally concentrated with the Indian Tamils and the Sri Lankan Tamils. For this, Tamil launched. Now the Tamil demanded autonomy. Initially, they demanded their language should be adopted in the constitution. They should be given the political right, and for this, they have launched a party and demanded autonomy from the Sri Lankan government. In 1980, they have demanded तमिल इलम। तमिल इलम का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो तमिल राज्य के नाम से जाना, तमिल स्टेट के नाम से जाना जाए, जहां पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थे। ये चाहते थे कि इनको वहां पे ऑटोनॉमी मिले, एक नए स्टेट के रूप में इसको पहचाना जाए श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन में पहचाना जाए। और इस डिमांड के लिए श्रीलंका में एक तरह से सिविल वार स्टार्ट हो गया इन बिटवीन द तमिल्स एंड द तमिल वॉरियर्स and the Sri Lankan government. A lot of people died in this war, and it affected also India. इसका असर इंडिया में भी पड़ा। 1984 में के बाद 1984 के बाद जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बने, उस समय यूएनओ के द्वारा कुछ ऐसा ऑर्डर आया कि आप से संबंधित, आपके देश से जुड़ा हुआ ये मामला श्रीलंका का है, आप थोड़ा हेल्प करें वहां। और राजीव गांधी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया से एक पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजा। हालांकि सिविल वार कुछ दिनों के लिए शांत हो गया, लेकिन इसका बुरा इफेक्ट हमारे देश पे पड़ा और तमिल्स ने हमारे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी। इसका इफेक्ट हमारे देश में भी बुरा पड़ा। अब हम आते हैं बेल्जियम की ओर। पहले बेल्जियम को पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि श्रीलंका में जो पॉलिसी अपनाया गया, इस पॉलिसी के कारण टेंशन क्रिएट हुआ दो कम्युनिटी में, और ये टेंशन लास्टली सिविल वार में कन्वर्ट हो गया, जो गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अनस्टेबल कर देता है, क्योंकि श्रीलंका में पावर का शेयरिंग नहीं किया गया डिफरेंट कम्युनिटी में। अब हम आते हैं बेल्जियम। बेल्जियम में वहां की गवर्नमेंट ने एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया। मीन्स वहां भी दो पार्ट में बटे हुए थे, वालोनिया रीजन एंड द फ्लेमिश रीजन।
फ्लेमिश रीजन में डच का पॉपुलेशन ज्यादा था और ऑल ओवर बेल्जियम में डच का पॉपुलेशन ज्यादा था। ब्रुसेल्स में 80% पॉपुलेशन आपको फ्रेंच का था और 20% डच का था। तो इन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस मींस जहां जहां जिसकी संख्या ज्यादा थी उस सभी को इन्होंने पावर देने की कोशिश की। बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया, अमेंडमेंट किया गया ताकि वहां पे टेंशन क्रिएट नहीं हो डिफरेंट कम्युनिटीज में और पावर का शेयरिंग अच्छी तरह से हो पाए, स्मूथ से गवर्नमेंट रन कर पाए। वहां पे एक अरेंजमेंट बनाया गया टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने का। एक साथ किसको रहने का? आपको डच थे, फ्रेंच था, इनको एक साथ रहने के लिए एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया। यह अरेंजमेंट आपको श्रीलंका में नहीं बनाया गया और बेल्जियम में बनाया गया ताकि वहां पे एकोमोडेट कर पाए। या एकोमोडेशन का मतलब है बोथ द कम्युनिटी विल लिव पीसफुली एंड एंजॉय द सेम पावर, एंजॉय द सेम राइट इन द बेल्जियम। इसके लिए मिनिस्टर्स बनाए गए बोथ द कम्युनिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स को इक्वल पावर दिया गया, इक्वल मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। कानून बनाए गए टू सपोर्ट मेजोरिटी। वहां पे मेजोरिटी में डच था तो डच को सपोर्ट करने के लिए भी थोड़ा सा कानून बनाया गया, क्योंकि नॉर्मली जो मेजोरिटी में होते हैं वह चाहते हैं डोमिनेंट होना। तो कानून और इसलिए ही बनाया गया कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डच की पॉपुलेशन अधिक थी, लेकिन वो इन कंपेयर टू फ्रेंच दे वेयर अनएजुकेटेड, they were powerless and they were poor. To support the Dutch, वहां पे लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया ताकि वो भी पावरफुल हो सके, रिच हो सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके और वो एजुकेटेड भी हो सके। कानून बनाया गया। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, ये तो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे पावर डिवाइड किए गए। यहां पावर डिवाइड करने से मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया। पावर का एक हाथ में कंसंट्रेशन होना एक तरह से टेंशन क्रिएट करता है। वहां पे क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर दिया गया टू वर्क फ्रीली, फ्री होकर के काम कर सके, और उसको स्टेट गवर्नमेंट वहां पे सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट के रूप में काम नहीं कर रही थी। जहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करना पड़ता है। यह भी एक कॉज होता है टेंशन क्रिएट होने का डिफरेंट कम्युनिटी में। जो कैपिटल सिटी बेल्जियम का, जो कैपिटल सिटी था ब्रुसेल्स था। ब्रुसेल्स में बोथ द कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ब्रुसेल्स में जैसा मैंने आपको बताया 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। तो 80% और 20% में पॉपुलेशन डिवीजन था, बट बोथ कम्युनिटीज हैव बीन गिवन द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया वहां। और इसके नीचे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ब्रुसेल्स में और बेल्जियम में थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया। वो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। मींस जिस कम्युनिटी का पॉपुलेशन जहां अधिक था वहां पे उस कम्युनिटी को इलेक्टेड किए गए गवर्नमेंट और पावर शेयर वहां पे किया गया। मींस यहाँ पे थर्ड टायर ऑफ, फर्स्ट सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड थर्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के बाद पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इस कारण से हम कह सकते हैं कि बेल्जियम में सिविल वार नहीं हुआ, इथनिक वायलेंस नहीं हुआ, एंड द सेम टाइम आप कह सकते हैं श्रीलंका में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, सिंगला को नहीं पहचाना गया, उसके लैंग्वेज को नहीं पहचाने गए, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। तो टू टेक द पॉलिटिकल राइट, टू टेक द वोटिंग राइट,
to recognize the power of the Sinhala, to recognize the language of the Sinhala people established political parties and fought with the Singli. Tamil people established political parties to fight with the Singlas and Singli. They wanted autonomy. इसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई चली और सिविल वार हुआ। हजार लोग वहां पर डेथ कर गए, सिंगला सैनिक मारे गए, तमिल्स मारे गए और इसका एक बुरा इफेक्ट भी हमारे इंडिया पे भी पड़ा। तो ये आपका पार्ट 2 था और आपसे मैं कहना चाहूंगा यू मस्ट राइट ऑल दीज इन योर फेयर कॉपी एंड व्हेनेवर द स्कूल ओपन वी विल चेक ऑल दीज टॉपिक इन योर कॉपी। आप फेयर में इसको लिखकर रखें ताकि ओपन होने पर इसको फिर से चेक किया जाए। ओके, थैंक यू। आइए सर, आइए। हेलो सर।